हेलो बच्चों। चलो आज हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर का पूरा डिटेल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फीचर्स प्रॉब्लम ऑफ एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंस फीचर्स और प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर। ये हम ब्रिटिश के पहले से नहीं बात कर रहे, ब्रिटिश के पहले की वो हम बात कर चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। इस चैप्टर में हम बात करेंगे ब्रिटिश के जाने के बाद, मतलब 1991 से पहले क्या थी कंडीशन हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की। ठीक है, तो चलो एग्रीकल्चर को पहले समझ लेते हैं। एग्रीकल्चर कहते किसको है? एग्रीकल्चर ऑफ कोर्स प्रोडक्शन ऑफ फूड से रिलेटेड होता है। एग्रीकल्चर में ये जानवर वाले भी सेक्टर आ जाते हैं, जानवरों को पालना, उनसे पैसे कमाना, लेकिन ये इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं फूड प्रोडक्शन की। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इंडियन इकोनॉमी। क्या एग्रीकल्चर हम करते रहते, क्या इंपॉर्टेंस है एग्रीकल्चर की, क्या क्या करता है इंडियन एग्रीकल्चर हमारे लिए। आपको सिर्फ 2 ही 3 दिमाग में आ रहा होगा, हमें खाना देता है, हमें ये करता है, वो करता है। तो चलो हम पूरा डिटेल में बात करते हैं कि क्या क्या करता है इंडियन एग्रीकल्चर हमारे लिए। फर्स्ट जो है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है। क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ ईयर, उसमें कंट्रीब्यूट करता है। जीडीपी मतलब होता है ग्रोथ। तो सिंपली हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी इंडियन इकोनॉमी को ग्रोथ करता है, ग्रोथ देता है। इंडियन एग्रीकल्चर पैसे प्रोवाइड करता है जीडीपी में ग्रोथ को बढ़ाने के लिए इंडिया का। समझ में आ गया? पहला डेवलपमेंट करता है इंडियन इकोनॉमी का। सेकेंड, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। वेज गुड्स क्या होती हैं? बेसिक गुड्स, खाना पीना, फूड, पल्सेस, व्हीट, राइस, जो बेसिक खाना होता है वो आते हैं वेज गुड्स में। ठीक है, तो ये सबको पता है एग्रीकल्चर हमें खाना देता है, बेसिक फूड्स प्रोवाइड करता है। अगर स्टेटिस्टिक के टर्म में देखें तो 121 करोड़ पीपल को एग्रीकल्चर सेक्टर खाना प्रोवाइड करता है, बेसिक गुड्स प्रोवाइड करता है, और 51 करोड़ एनिमल्स को भी यही एग्रीकल्चर सेक्टर खाना देता है। ओके। थर्ड जो है एम्प्लॉयमेंट। आपको पता है मोर देन 70-75% लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। अब कैसे इन्वॉल्व है, डिस्कैस एम्प्लॉयमेंट है या कैसा एम्प्लॉयमेंट, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, जीने का सहारा देता है। भले वो ज़्यादा अमीर नहीं होते, लेकिन वो एक बेसिक अपना खाना पीना कर सकते हैं। तो ये एग्रीकल्चर सेक्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लोगों को। फोर्थ है इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर सेक्टर इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल देता है। कैसे देता है सर, कहाँ देता है? देता है कॉटन इंडस्ट्री जो होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जहाँ से कपड़े बन के आते हैं, कॉटन देता है उसको। कॉटन क्या है? एग्रीकल्चर गुड्स। और दूसरा सिल्क, सिल्क इंडस्ट्री में जो सिल्क बनता है वो कहाँ से जाता है? यहाँ से, एग्रीकल्चर सेक्टर से। जो ऑयल्स बन के आते हैं, ऑयल सीड जाते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो इंडस्ट्रीज को ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, फिर वहाँ से फिनिश गुड्स बन के आते हैं और हम इसको यूज़ करते हैं। फोर्थ जो है इंटरनेशनल ट्रेड में हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है इंटरनेशनल ट्रेड में? इंडियन एग्रीकल्चर से कई सारी चीज़ें एक्सपोर्ट होके दूसरी कंट्री में जाता है। इंडिया की चाय, जूट, काजू, टोबैको पूरी दुनिया में फेमस है, मसाले आज भी फेमस हैं। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड में भी हेल्प करता है। यहाँ से एग्रीकल्चर गुड्स दूसरी कंट्री में जाते हैं और वहाँ से पैसा बन के आता है हमारे लिए, इंडियन इकोनॉमी के लिए। ठीक है। 6 जो है कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड। बाहर ट्रेड में, इंटरनेशनल ट्रेड में भी हेल्प करता है, लेकिन डोमेस्टिक ट्रेड इंडिया के अंदर भी एग्रीकल्चर काफ़ी ट्रेड में हेल्प करता है। लोग गुड्स बेच के, एग्रीकल्चर गुड्स बेच के पैसे कमाते हैं, फार्मर्स पैसे कमाते हैं एग्रीकल्चर देके। तो ये डोमेस्टिक ट्रेड में भी काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। फोर्थ सपोर्ट, सॉरी फोर्थ नॉट सेवंथ, सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री। कैसे सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री? जो ये गुड्स बन के आते हैं एग्रीकल्चर गुड्स, वो जाते कैसे एक जगह से दूसरी जगह? ऑफ कोर्स ट्रांसपोर्ट से, रेलवे से जाते हैं, बस ट्रक्स से जाते हैं। तो अगर ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस हुए एग्रीकल्चर सेक्टर में तो ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल से समझो कि अगर मैं एक ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाता हूँ, मेरे पास 10 ट्रक हैं,
एग्रीकल्चर का मेरा काम है कि मैं जो खेती बाड़ी का सामान है, गेहूँ हूँ, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता हूँ। अगर वो एग्रीकल्चर ना होता तो मेरी ये 10 ट्रक किस काम की होती? 10 ट्रक बेकार होती। तो इसलिए ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को सपोर्ट देता है। अगर एग्रीकल्चर है तो इंडिया के 40% ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज डेवलप्ड हैं, वरना वो यूजलेस हो जाएंगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल उतना ज़्यादा इधर से उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जितने की एग्रीकल्चर। ठीक है, क्लियर है। फोर्थ 8 है वेल्थ ऑफ द नेशन। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन एग्रीकल्चर जो है वो अगर ज़मीन के मामले में देखे, अगर पूरे इंडियन इकोनॉमी की ज़मीन देखें तो सबसे ज़्यादा जो लैंड है वो इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में। और लैंड क्या होती है? लैंड वेल्थ होता है। देखते होगे जिसके पास ज़्यादा ज़मीन होती है कहते हैं बहुत अमीर है। तो वही इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन है कि एग्रीकल्चर में इतनी ज़मीनें होती हैं और वो ज़मीनें जो है हमारे इंडिया की वेल्थ है, कमाई है पूरी, कि कोई सिचुएशन आए तो वो ज़मीन बेच के अच्छे से कमा सकता है। जैसे कुछ लोग करते हैं, जब पैसे नहीं होते तो ज़मीनें बेच के अपना खर्चा चलाते हैं। ठीक है, क्लियर है। ये है इम्पोर्टेंस हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की। अब हम पढ़ लेते हैं फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। जो फीचर्स, प्रिंसिपल फीचर क्या है, प्रॉब्लम क्या है हमारे इंडियन इकोनॉमी की, क्वालिटीज़ क्या है। क्वालिटी मैंने बोला अच्छी भी होती है बुरी भी होती है। तो हम पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या फीचर्स हैं, क्या क्वालिटीज़ हमारे इंडियन एग्रीकल्चर की। फर्स्ट जो है वो है लो प्रोडक्टिविटी। सब जानता है इतनी ज़्यादा ज़मीनें इन्वॉल्व होने के बाद भी जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत कम होता है इंडियन एग्रीकल्चर का, बहुत ही ज़्यादा कम। अगर 100% ज़मीनें इन्वॉल्व है तो हमें जो प्रोडक्शन होती है वो होती है 50%। तो ये है बुरी क्वालिटी है एक, ये है फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सेकेंड फीचर है डिस्गाइज्ड इन एम्प्लॉयमेंट। देखो अनएम्प्लॉयमेंट 2 टाइप का होता है। एक अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ दिखता है कि हाँ ये बंदा काम नहीं कर रहा है, ये अनएम्प्लॉयड है। लेकिन जो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है वो दिखता तो है बंदा काम कर रहा है लेकिन एक्चुअली वो अनएम्प्लॉयड होता है। मतलब सर क्या बोल दिए, समझ ही नहीं आया। मतलब कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, मेरे पास बहुत ही ज़्यादा टैलेंट है, पर मैं काम कर रहा हूँ जाके एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी संभाल रहा हूँ, हल जोत रहा हूँ। मेरे पास है टैलेंट कि मैं 50,000 रुपये महीने कमा सकता हूँ, लेकिन मैं 2,000 का नौकरी जाके कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नौकरी नहीं मिली या मुझे सिचुएशन नहीं मिल पाई वैसी, तो इसको कहेंगे डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। मेरे टैलेंट को बर्बाद किया जा रहा है यहाँ पे। मुझे 50,000 कमाने की बजाय मुझे 2,000 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे सिचुएशन नहीं मिली, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो इसी को कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आप एग्रीकल्चर में चले जाओ, एक घर है, कहीं भी गांव में चले जाओ, एक घर है, उस घर में 5 लोग हैं, ठीक, और खेती है छोटी सी, 1 हेक्टेयर का खेत है, उसमें एक इंसान आसानी से काम करके एग्रीकल्चर को डेवलप कर सकता है, लेकिन वो घर के 5 लोग उसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं। तो इसको कहेंगे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ज़रूरत से ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्व होना, या फिर जितनी कैपेसिटी है उससे कम पे राजी हो जाना, इसी को कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। समझे? दिखने में तो लगेगा ये बंदा एम्प्लॉयड है, काम कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो अनएम्प्लॉयड होता है क्योंकि उसका टैलेंट बेकार हो रहा है और ज़रूरत से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन। आप देखते होंगे कि जितनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है लोगों की, उतनी ज़्यादा खेतों में लोग लगे रहते हैं काम करने के लिए। तो ये शो करता है बैकवर्डनेस। थर्ड है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। इंडियन एग्रीकल्चर जो है डिपेंड है रेनफॉल पे काफ़ी ज़्यादा था, अभी तो फिलहाल कम हो गई है। उस टाइम की हम बात कर रहे हैं 1991 से पहले की, तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट था रेनफॉल पे। इरिगेशन के सिस्टम नहीं थे, बारिश होती थी तो अच्छा फसल होती थी, बारिश नहीं होती थी तो अच्छी फसल नहीं होती थी। फोर्थ है सबसिस्टेंस फार्मिंग। फार्मिंग इंडिया में कॉमर्शलाइज नहीं था, उतना लोग जागरूक नहीं थे कि एग्रीकल्चर से हम पैसे कमा सकते हैं। उनका बस ये मानना था कि हम एग्रीकल्चर करके हम जी सकते हैं, अपना खाना पीना कर सकते हैं। इसलिए
जो सबसिस्टेंस फार्मिंग था वो एक फीचर है इंडियन एग्रीकल्चर का, क्योंकि लोग जागरूक नहीं थे उस टाइम पे। फिफ्थ है मॉडर्न इनपुट्स नहीं थे, आज की तरह फर्टिलाइजर, सीड्स, हाइब्रिड सीड्स ये सब नहीं थी, उतनी डेवलप नहीं थी इंडियन इकोनॉमी, उतना डेवलप नहीं था इंडियन एग्रीकल्चर, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई फर्टिलाइजर नहीं थे। तो इससे ये फीचर हो गया हमारा इंडियन इकोनॉमी का एक और, इंडियन एग्रीकल्चर का। सिक्स्थ है स्मॉल होल्डिंग्स, जो फार्मर्स के पास ज़मीनें होती थी वो बटी हुई होती थी, छोटी छोटी होती थी। देखो ये सब हम फर्स्ट चैप्टर में बात कर चुके हैं, आप सारी वीडियोस देखा करिए तो आपको रिवीजन होता रहेगा। ये स्मॉल होल्डिंग्स थी फार्मर्स के पास, छोटी छोटी ज़मीनें हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं होती थी। ठीक है। सेवेंथ है लैंड टेनेंट कॉन्फ्लिक्ट, लैंडलॉर्ड जो होता था, ज़मींदार और किसानों के बीच में लड़ाई जो होती रहती थी, फालतू की बकवासें होती रहती थी, ये सब भी फीचर है, ये सब हम बात कर चुके हैं। बैकवर्ड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बैकवर्ड थी, बहुत डेवलप नहीं थी। तो ये सब थे फीचर्स इंडियन इकोनॉमी के एट बिफोर 1991। ठीक है। तो अब क्या हम देखेंगे कितने फीचर्स थे। अब हम ये देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रॉब्लम्स क्या थी। ये तो फीचर है, फीचर में ये सारी प्रॉब्लम हमें पता चल गई, लेकिन फिर भी हम डिटेल में बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स की। ठीक है। तो जो पहला प्रॉब्लम था इंडियन एग्रीकल्चर का वो था इरिगेशन फैसिलिटीज़ का ना होना। इरिगेशन फैसिलिटी परमानेंट नहीं थी, मैंने बात की अभी को कि लोग जो थे वो डिपेंड थे रेनफॉल पे। ठीक है। तो एक परमानेंट जो होता है इरिगेशन का सिस्टम वो नहीं था इंडियन के फार्मर्स के पास, ज़्यादातर लोग डिपेंड थे रेनफॉल पे। बारिश नहीं हुई तो फसल खराब हो गई, बारिश हुई तो फसल अच्छी हुई। तो इसकी काफ़ी ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, बारिश पे डिपेंड होना। किसी पे आप डिपेंडेंट रहते हो तो उसका कोई भरोसा नहीं होता वो आएगा या नहीं आएगा। तो वही कंडीशन थी, बारिश आए या ना आए ये लोग बर्बाद हो जाते थे फार्मर्स। तो फर्स्ट रीज़न, जो फर्स्ट प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी लैक ऑफ परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन। ठीक है। सेकेंड जो है पैसे की कमी। जो फार्मर्स थे, कह तो सकते हैं कि फार्मर चाहते तो डेवलप कर लेते, लेकिन फार्मर के पास खेती, देखो खेती करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपके पास जमीन है तो आप खेती कर लोगे? नहीं, आपको चाहिए, उसको बीज खरीदने के लिए चाहिए, आपको फर्टिलाइजर्स चाहिए, आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें चाहिए एग्रीकल्चर में जिसको करने के बाद ही फार्मिंग हो पाएगी। तो फार्मर्स के पास पैसे नहीं थे उस टाइम पे, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं दिया गया। वो लोग लोन लेते थे, किससे? जमींदार से लोन लेते थे, महाजन से लोन लेते थे और फिर अपनी खेती करते थे। उनको कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं प्रोवाइड किया गया उस टाइम पे, कोई बैंक नहीं था कि वो उनकी हेल्प कर पाए। आपको पता ही है जमींदार क्या करते हैं, वो लोन तो उन लोगों ने दे दिया और वो लोग चुका ना पाए तो उनके साथ ज़बरदस्ती मारपीट, उनसे अपने घर का काम करवाने लगे। तो काफ़ी एक्सप्लॉयटेशन होता था फार्मर्स का, क्योंकि उनके पास फाइनेंस नहीं था, उनके पास बैंकिंग सिस्टम नहीं था उतना डेवलप्ड। और बैंकिंग सिस्टम था भी तो वो लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे कि वो जाके वहाँ से लोन ले पाए। उनको आसान ये पड़ता था कि हम ज़मींदार के सामने जाएं, हाथ दोनों फैला लें कि भाई हमको पैसा दे दो, हम तुमको लौटा देंगे अगले साल। अगले साल अगर फसल अच्छी ना हुई, वो पैसे ना लौटा पाए, तो फिर उनके साथ बहुत बदतर सुलूक किया जाता था ज़मींदार के द्वारा। ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम थी पैसे की कमी। थर्ड है लोगों की सोच, फार्मर्स का थिंकिंग स्टाइल। क्या आप एक जाहिल इंसान को, एक अनएजुकेटेड पर्सन को, एक फार्मर को आप उसको बिजनेस पढ़ाना सिखा दो, स्टार्ट कर दो, बिजनेस स्टार्ट कर दिया सिखाना कि तुम अपना फार्मिंग ऐसे बेचोगे, पैसा अपना खेत जो किए प्रोडक्शन ऐसे बेचोगे तो तुमको इतना पैसा मिलेगा, ये करोगे तो वो मिलेगा। तो क्या वो समझ पाएगा? नहीं, उसको लगेगा ये मुझे बहका रहा है, ये मुझे धोखा दे रहा है। तो ये थी अनएजुकेटेड फार्मर्स की कंडीशन उस टाइम पे। वो लोग अपने आप को डेवलप ही नहीं कर पा रहे थे, वो कुछ अलग सोच ही नहीं पा रहे थे। उनका सोचना बस ये था कि हम फार्मिंग करें, खाएं पिए, अपने घर वालों को चलाएं। वो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने काफ़ी कोशिश की कि लोगों की थिंकिंग चेंज की गई, लेकिन वो इतने कम टाइम में थिंकिंग किसी की चेंज नहीं कर सकती, उसको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए था। अब जाके लोगों की थिंकिंग चेंज हो रही है धीरे धीरे, पर अभी भी कई फार्मर्स ऐसे हैं जो अपना प्रोडक्ट्स बेचना नहीं चाहते हैं, वो खुद के लिए रखना चाहते हैं। ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम था
थिंकिंग, कन्वेंशनल आउटलुक जो था वो बैकवर्ड था। ओके। फोर्थ प्रॉब्लम, स्मॉल एंड स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग। मैंने पहले ही बोला, जो खेती थी, किसानी, जो लोगों के पास जमीनें थी वो बटी हुई थी। एक फार्मर है राम, तो उसके पास 3 हेक्टेयर जमीन है, तो आज 1 हेक्टेयर यहाँ होती थी, 1 हेक्टेयर 4 किलोमीटर बाद, फिर 1 हेक्टेयर 5 किलोमीटर बाद। तो उसको काफी प्रॉब्लम होती थी, ट्रांसपोर्ट की पैसे लगेंगे, टाइम कंज्यूमिंग है। तो ये प्रॉब्लम थी इंडियन इकोनॉमी की। फोर्थ प्रॉब्लम इंडियन एग्रीकल्चर की कि जमीनें बटी हुई थी और बिखरी हुई थी इधर उधर। ठीक है। अब अच्छा, इसको मैं एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझा रहा हूं। आज अगर आपकी जमीनें बटी हुई हों, देखो, तो अगर एक जमीन में कंबाइन हार्वेस्टर जो आया, वो एक जमीन काटने आई, आपकी खेती गेहूं का फसल काटने आई, कंबाइन जो होती है, कंबाइन हार्वेस्टर ही बोलते हैं उसको, और एक काट दिया उसने। अब एक है 2 किलोमीटर बाद, तो वो 2 किलोमीटर बाद तो जाएगी नहीं आपका काटने, आपको दूसरी कंबाइन उस एरिया के लिए बुलानी पड़ेगी। फिर एक है 5 किलोमीटर बाद, तो 5 किलोमीटर के बाद उसको एक और कंबाइन बुलानी पड़ेगी। तो कितना डिफिकल्ट है, कितना टिपिकल्ट है। अगर वही आप एक साथ होती वो जमीनें, तो एक ही बात आता, काट देता, 10 मिनट में खत्म, काट पीट के। लेकिन अब अलग अलग होने की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो समझो वही रिलेशन है। फोर्थ है रिलेशन, बैड रिलेशन। लैंडलॉर्ड और जो ये फार्मर थे, उनका रिलेशन बहुत बुरा होता था। जमींदार कभी अच्छा सलूक नहीं करते थे लैंड फार्मर्स के साथ। फार्मर उनके घर काम करते थे, लैंडलॉर्ड्स उनको कोई वैल्यू नहीं देते थे। उनको पैसे दे दिया उधार, तो अगर वो चुका नहीं पाए तो उसके साथ बहुत ही बैड बिहेवियर होता था उनका। तो अगर आप देखोगे कि जो लैंड है, लोग जो हैं फार्मर्स, लैंडलॉर्ड्स, वो अभी भी ये सब इन्वॉल्व है, अभी भी इन सब में इन्वॉल्व, झगड़े, लड़ाई झगड़े में प्रॉब्लम्स हो रही है, तो खुद को डेवलप नहीं कर पा रहे थे वो लोग। फार्मर्स चाह भी रहे थे कि हम डेवलप्ड हों, तो ये लैंडलॉर्ड्स उनको डेवलप नहीं होने दे रहे थे, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी। अगर दोनों अच्छे से मिलके काम करते तो इंडियन एग्रीकल्चर बहुत पहले ही डेवलप्ड हो चुका होता। लेकिन ये प्रॉब्लम की वजह से, इनकी कॉन्फ्लिक्ट की वजह से काफ़ी बैकवर्ड रहा इंडियन एग्रीकल्चर इंडिपेंडेंस के बाद भी। सिक्स जो प्रॉब्लम है इंडियन एग्रीकल्चर की, वो है मार्केटिंग सिस्टम का कमी होना। मार्केटिंग सिस्टम मीन्स मतलब एक जगह नहीं थी, कोई ऐसी जगह नहीं प्रोवाइड हुई फार्मर्स को कि वो अपनी फसल उगाएं और जाके बेचें उस जगह। जो किसान अपनी थिंकिंग चेंज कर चुका था कि हाँ अब हम पैसे कमाएंगे, उसको भी उतनी फैसिलिटी नहीं मिल रही है। उसने फसल उगाई, अपने घर वालों को दिया, काम चल गया साल भर का उनका, जो बचा वो कहीं बेचने जा रहा है, तो उसको जगह ही नहीं मिल रही है, मैं बेचूं कहाँ। वो गया किसी को भी कम दाम में दे दिया, किस जमींदार के पास गया, कह दिया ले लो भाई, इतने दे दो, कम दाम में। उसके साथ एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था फार्मर्स के साथ। जितनी की फसल होती थी उतना नहीं दिया जाता था पैसा, उन लोगों को काफी कम पैसा दिया जाता था जितनी की उनकी जरूरत नहीं थी। ओके, मतलब मार्केटिंग सिस्टम अच्छा नहीं था। अगर एक अच्छी सी जगह होती, एक जगह उनको प्रोवाइड की गई होती कि आप यहाँ जाओ, यहाँ पे अपना फसल बेच लो, जैसे आज है, गवर्नमेंट कई सारे ऐसे पॉलिसीज बनाए, कैसे अरे ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए जहाँ पे फार्मर अपने फसल डायरेक्ट जाके बेच सकता है और अच्छे दाम पे बेच सकता है, पर उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स फेस की इंडियन एग्रीकल्चर ने, इसकी वजह से काफ़ी बैकवर्डनेस आई, पर ये सब धीरे धीरे सही हुआ। अब प्रॉब्लम्स को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहला है परमानेंट मीन्स ऑफ इरिगेशन नहीं था, फाइनेंस नहीं था, पैसे की कमी थी, लोगों की थिंकिंग बैकवर्ड थी, स्मॉल लैंडिंग्स हुआ करती थी, रिलेशन जो थे लैंडलॉर्ड्स फार्मर्स के अच्छे नहीं थे। सिक्स, मार्केटिंग सिस्टम बेटर नहीं था। ये सब थे प्रॉब्लम्स। हमने इंपॉर्टेंस पढ़ ली, फीचर्स पढ़ लिए और प्रॉब्लम्स पढ़ लिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि इन सब प्रॉब्लम्स से उभरने के लिए, इन सब प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान में या प्लानिंग में क्या क्या रोल किए, क्या क्या डिसीजन लिए जिनकी वजह से प्रॉब्लम ख़त्म हुई और हमारा इंडियन एग्रीकल्चर बेटर हुआ। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप जाके रिवीजन कर लेना स्टूडेंट्स, प्लीज़ कर लेना। ओके, थैंक यू।